और वह सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैंने आकाश पर हाथ उठा दिया? क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? कितना गुस्सा हो गया होगा? अब क्या करूं? सोचते हुए रश्मि काफी हद तक परेशान थी। तभी उसके दरवाजे केबिन पर दस्तक हुई। रश्मि जल्दी है एक फाइल लेकर बैठ गई और उसे चेक करने लगी थी, क्योंकि वो आस्था के फाइल थी। रश्मि अच्छी तरह से आस्था के केस को देखना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी अगर अरमान सिंघानिया की बीवी है तो ये लड़की कितनी बड़ी हस्ती है, और वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, तो वह किसी तरह के कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। उसने वो फाइल में देखे देखे ही कहा, बोलो क्या काम है, क्योंकि उसे तो लगा था कि कोई ना कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी चीज से रिलेटेड काम के लिए वहां आया होगा। लेकिन जब कितनी ही देर तक केबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया, तो अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों तपिश महसूस हुई, तो उसने आंखें उठाकर देखा कि आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा है। अब तो रश्मि की तो अब हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़े होकर वह धीरे धीरे डरकर पीछे की ओर जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा, और इस बीच वो अपने कैबिन दीवार पर जाकर लग गई थी। और आकाश सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसको रश्मि को आकाश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो उसने उसके दोस्तों के सामने उस पर हाथ उठा दिया था, तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब रश्मि आकाश के ठीक बराबर साइड में से होते हुए निकालने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया था। जब रश्मि दूसरे साइड से जाने लगी, आकाश ने अपना दूसरा हाथ वहां रख दिया था, तो रश्मि डर गई और अब दीवार के सामने वह रश्मि के बेहद करीब खड़ा हुआ था और बड़े ही ध्यान से वह रश्मि के चेहरे को देख रहा था। रश्मि में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, और एक पल को आकाश के नजरें जाकर रश्मि की खूबसूरत लाल होठों पर ठहर गई थी। तब रश्मि ने जल्दी से कहना शुरू कर दिया, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। वह मुझे नहीं पता था कि वह आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है। वह बाकी सब ने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया, तो मुझे लगा कि शायद वह तुम्हारी बीवी है, और मुझे गुस्सा आ गया था। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली, तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ रश्मि को खूबसूरत लाल चेरी जैसे होठों पर था, और जब रश्मि एक साथ लगातार बोले जा रही थी, अचानक से आकाश ने अपना सब्र का बांध तोड़ दिया और तुरंत उसने अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया था और बड़े ही रूड तरह से उसे किस करने लगा। एक तो आकाश को रश्मि के हाथ उठाए जाने पर गुस्सा था, और ऊपर से रश्मि इतनी बकर बकर सुनकर उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था, इसलिए उसने बड़ी बुरी तरह से उसे किस करना शुरू कर दिया था। रश्मि अचानक से हुए हमले के लिए रेडी नहीं थी और वह काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। इतना ही नहीं, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और आकाश न केवल उसे चूम रहा था, बल्कि उसने उसे बाइट्स भी किए थे, और रश्मि के होठों से कुछ खून निकलकर आकाश के होठों पर भी लग चुका था, तो उसे किस करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में पूरी तरह से परेशानी होने लगी है, तब जाकर उसने रश्मि को छोड़ा था और एरोगेंट अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझी तुम, वरना वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की कोई इजाजत नहीं है, और तुम हो कि तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सिर्फ उसकी सजा है, इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम। ऐसा कहकर आकाश रश्मि को वार्निंग देता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी रश्मि ने अचानक से आकाश का हाथ पकड़ लिया था और उसके थोड़ा सा करीब जाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है, तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश के और थोड़ा करीब चली गई थी, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, और वह हैरानी रहने से रश्मि की ओर देखा हुआ कहने लगा, तुम पापा पागल हो, तुम यू आर मैड, यू आर जस्ट मैड, यू आर मैड। ऐसा कहकर जल्दी ही आकाश उस कमरे से हड़बड़ाहट से बाहर निकल गया था, और बाहर निकलकर उसने गहरी और लंबे सांस ली थी। अब जैसे ही आकाश वहां से बाहर निकला, तब रश्मि अपने होठों को टच करते हुए मुस्कुराने लगी थी। हालांकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आकाश के साथ मोहब्बत कहीं ज्यादा गहरी थी, और वह आकाश के इस तरह से आज उसे किस करने पर मुस्कुराने लगी थी। वही ध्रुव, आहान और सुमित जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे, जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। तब ध्रुव हैरानी से आकाश की ओर देखकर कहने लगा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हो जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा था। वही ध्रुव इस तरह से बोलने पर आहान ने ध्रुव को हाई फाई दिया था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे।
आकाश चिढ़कर कहने लगा, जस्ट शट अप, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो तुम दोनों। ऐसा कहकर जल्दी ही वो वहां से जाने लगा था और फिर पलट कर कहने लगा, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त अस्पताल में है। तभी सुमित कुछ याद करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो एक बताना ही भूल गया। ऑलरेडी मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में उनके वार्ड तक भिजवा दिए हैं और अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाए क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के हॉस्पिटल वाली बात को उन्होंने दादाजी से बताने के लिए सख्त मना किया है। तब वो लोग जल्दी ही वहां से निकलकर घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने अरमान को आस्था के लिए एक जोड़ी कपड़े देकर जा चुका था। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आस्था को कैसे बोले कि वह अपने कपड़े चेंज कर सकती है। अब तक आस्था काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था, क्योंकि आस्था को मेडिकल फील्ड में इतनी तो नॉलेज हो चुकी थी कि उसकी हालत अब कैसी है कैसी नहीं है, खुद को वो जानती थी। अब वो काफी ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहे थी। अरमान इस वक्त उसके कमरे में नहीं था। वो कपड़े लेकर वो वार्ड के बाहर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि वह किस तरह से आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए बोले। वहीं आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाकर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से वह बेहोश थी तो वह जस्ट देखना चाहती थी कि उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। उसके बाद वह दुपट्टा फिर अच्छे तरह से पहनना चाहती थी ताकि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी को दिखाई ना दे। और आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जस्ट साइड में रखा ही था और उसे लपेटने के लिए ही जा रही थी कि तभी तुरंत अरमान उस वार्ड में आ गया था। और अरमान की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से हिट जनरेट करने लगा था, क्योंकि आस्था उस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक अरमान उसे इस तरह से देखता रहा। हालांकि खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के चक्कर में उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था और रह रहकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा। अरमान खुद पर कंट्रोल करने के नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन तब अचानक आस्था को जैसे ही अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई, उसने तुरंत सामने की ओर देखा और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था बुरी तरह से डर गई थी। जोरों से चीखने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ क्या आया कर रहे हैं? क्या आपको अकल नहीं है? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था ने अपने आप को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। फिर आस्था के इस तरह से बोले जाने पर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और एकदम से आस्था के बेहद करीब चला गया था। इतना करीब कि आस्था के गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब आस्था को लगने लगा कि अरमान उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वह उसके करीब आया है। और अपने आप ही आस्था की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए थे और फिर कहने लगा, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, समझे? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो, यू आर जस्ट माई सर्वेंट। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती, समझ गई ना? अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, याद रखना अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आस्था को ये सब कहता हुआ बाहर निकल गया था और बाहर आकर उसे खुद पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह अभी और इसी वक्त ठंडे पानी से नहीं नहाया, अगर उसने अपने आप को थोड़ा ठंडा नहीं किया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि उस वक्त उसका शरीर तप रहा था, इसीलिए जल्दी ही वह अस्पताल के अंदर वीआईपी वार्ड में चला गया था और वहां के शानदार बाथरूम में जाकर शॉवर लेना शुरू कर दिया था। अब अरमान के जाने के बाद आस्था ने अपने सर पर एक टपली मारी और सोचने लगी, ये हमने क्या सोच लिया कि वह हमें किस करने के लिए आ रहे हैं? आखिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें उस मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जरूर उनके पास कोई जादू टोना करने वाला मंत्र है जिसकी वजह से हम उनकी ओर आकर्षित हुए चले जा रहे हैं। और उनके पास तो सही से पेट तक नहीं है। हमने देखा था उस दिन अर्धनग्न हालत में उनका पूरा शरीर एकदम लोहे के जैसा लग रहा था। अरमान के 8 पैक एब्स देखने के बाद आस्था को ये लग रहा है कि अरमान के पास तो नॉर्मल पेट यानी शरीर तक नहीं है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इस तरह से देखा था। वो सोच रही थी, हमें लगता है कि वो तो इंसान ही नहीं है, हमें जितना हो सकता है उनसे दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था के दिमाग में उल्टे सीधी बातें आ रही थी और वह जो मन में आया वो सोचे जा रही थी। फिलहाल जल्दी ही आस्था ने अरमान के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे और इस ड्रेस देखकर वह थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई थी।
क्योंकि भले वो ड्रेस काफ़ी महंगी और स्टाइलिस्ट नज़र आ रही थी, लेकिन वो उसमें पूरी आस्तीन बाजू का कुर्ता था। लेकिन कम से कम तसल्ली की बात यह थी कि वो कुर्ता उसके घुटनों तक आ रहा था और उसके साथ एक ट्राउज़र था। ड्रेस में आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वह हल्के से पिंक कलर का टॉप और वाइट ट्राउज़र के कॉम्बिनेशन के साथ था, जिसमें आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था ने उसके मैचिंग दुपट्टे को अपने कंधों पर अच्छी तरह से फैला लिया था और खुद को अच्छी तरह से संवारने के बाद आस्था उठ खड़ी हुई। हालांकि उसका सर हल्का हल्का सा चरकरा रहा था, लेकिन इतना तो वह जानती थी कि मेडिसिन और हैवी इंजेक्शन देने की वजह से शायद थोड़ा सा साइड इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे इस तरह से चक्कर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल वो खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा करने की और ज़्यादा ना कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर रश्मि उसके पास आई। डॉक्टर रश्मि के होंठ लाल और सूजे हुए थे। उसने खुद को थोड़े से मेकअप से कवर अप किया था और फिर वह आस्था को देखने के लिए उसके पास आ गई थी। और जैसे उसने आस्था को इस तरह से ड्रेसअप किया देखा, कुछ पल के लिए रश्मि उसकी खूबसूरती देखते रह गई थी और सोचने लगी, वाकई मिस्टर खडूस अरमान सिंघानिया की पसंद के दांत देने होगी। भले ही उसने देर से शादी की है और शादी न करने वाला इंसान शादी कर बैठा, इसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी अपना ईमान खो बैठेगा और शायद इसीलिए उसने इस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उससे शादी की है। ये सोचते हुए रश्मि कुछ पल के लिए मुस्कुराने लगी थी। रश्मि को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर आस्था हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। शक भरी नजरों से कहने लगी, आप कौन है और आप इस तरह से हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? अब जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया, रश्मि तुरंत आगे आई, अपना हाथ आगे बढ़कर कहने लगी, हेलो मिसेज अरमान सिंघानिया, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है और एक्चुअली मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। अब जैसे ही रश्मि ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आस्था ने तुरंत उसका हाथ थामकर उसे गले से लगा लिया था और एक्साइट होते हुए कहने लगी, आप डॉक्टर है? रियली आप डॉक्टर है? आप जानती है हमें डॉक्टर बहुत पसंद है और हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा सपना है डॉक्टर बनने का और आज को आपको अपने सामने देखने के बाद हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत सुंदर है, आप बहुत प्यारी है। ऐसा कहकर रास्ता ने तुरंत रश्मि को गले से लगा लिया था और रश्मि और पूरी तरह से हैरान हो गई थी, ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। और फिर आस्था की इस तरह की बातें सुनकर उसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी और उसने वापस से आस्था को गले से लगा लिया था और मेरी मन ही मन में सोचने लगी, क्या वाकई ये इतनी खतरनाक इंसान की बीवी है? क्योंकि अरमान का एरोगेंट बिहेवियर साथ ही उसका रुड नेचर के बारे में रश्मि को अच्छी तरह से पता था। तो आस्था को इतने मासूम सवालों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और इनफैक्ट वह तो आस्था से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि आस्था से उसे अपनी छोटी बहन की जैसी फीलिंग आई थी। लेकिन जब आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि जल्दी उसने थोड़ी देर पहले एक्साइटमेंट में उसने डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया है, तो वह जल्दी से उनसे दूर हटी गई थी और अपने बालों को चेहरे पर से पीछे करते हुए कहने लगी, वो आई एम सॉरी डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने जब आपको देखा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तब रश्मि ने मुस्कुराते हुए आस्था के गाल को छू लिया और कहने लगी, डोंट वरी मिसेज सिंघानिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द एक परफेक्ट डॉक्टर बनोगी। तब आस्था मन ही मन में सोचने लगी कि अब हम आपको क्या बताएं, हमारा तो सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। तभी डॉक्टर रश्मि आस्था के सामने अपना हाथ लहराते हुए कहने लगी, अरे कहाँ खो गई आप मिसेज सिंघानिया? तब आस्था ने अगले ही पल कहा, कहीं नहीं, वह हमारी कंडीशन ठीक है ना डॉक्टर? तब रश्मि ने कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक है मिसेज सिंघानिया, और हाँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा कहकर रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। बार बार डॉक्टर रश्मि के मुंह से मिसेज सिंघानिया सुन सुनकर आस्था अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। तो इसीलिए उसने पोलाइटली कहा, डॉक्टर मैडम प्लीज, आप हमें मिसेज सिंघानिया मत कहिए ना, आप हमें आस्था कहकर बुलाएं, हमें अच्छा लगेगा। आस्था ने बड़े ही रिक्वेस्ट वाले अंदाज में ये कहा। रश्मि मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओके मिसेज सिंघानिया। अचानक से जैसे ही रश्मि के मुंह से एक बार और मिसेज सिंघानिया निकला, आस्था उसकी ओर आंखें छोटी करके देखने लगी थी। तभी जल्दी से अपनी वॉइस को कनेक्ट करते हुए रश्मि कहने लगी, मेरा मतलब है कि आस्था वैसे बहुत प्यारा नाम है आपका। और अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी अरमान वहां आया और अरमान ने जैसे ही आस्था को मुस्कुराते हुए डॉक्टर से बातें करते हुए देखा, वह सोचने लगा, ये की लड़की मेरे सामने तो आते ही मैं करने लगती है और एकदम से बकरी बन जाती है, और अब देखो दूसरों से तो हंसकर की बातें करती है। तभी अरमान ने वहां आकर अपना थोड़ा सा गला खराशा था और रश्मि से बोला, डॉक्टर रश्मि, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, तुरंत रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, जी यस 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 अरमान, तुम ही इन्हें ले जा सकते हो।
डॉक्टर रश्मि ने जैसे ही अरमान का सीधे नाम लिया, आस्था कंफ्यूज्ड हो गई। तब डॉक्टर रश्मि ने आस्था की कंफ्यूजन महसूस कर ली थी। फिर वो आस्था के कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगी, शायद आपको अरमान ने बताया नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं और अरमान क्लासमेट थे। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये बात बताई, आस्था मन ही मन में सोचने लगी कि अगर ये भी इस खड़ूस सिंघानिया के क्लासमेट थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान की तरह ही लगती है। लेकिन इन्हें अरमान देखकर हमें क्यों एकदम भूतों और पिशाचों वाली फीलिंग आती है। आस्था को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और उसे ख्यालों से बाहर निकालने के लिए जल्दी से बोला, मिसेस सिंघानिया, लगता है आपको हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, शायद इसलिए आप यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हड़बड़ा गई थी और वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरमान जी, हम चल रहे हैं। आस्था फिर जल्दी से अरमान के ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी। और रश्मि अरमान और आस्था को इस तरह से देखकर मुस्कुरा उठी थी। वही अरमान आगे आगे चल रहा था और आस्था उसके ठीक पीछे चल रही थी। तब अरमान को लगा कि उसे आस्था के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। आस्था जो कि अभी बेड से उठी थी, उसका सर अभी चकरा रहा था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा धीमे धीमे चल रही थी। वहीं अरमान कॉरिडोर से होते हुए जल्दी बाहर आ गया था, और क्योंकि जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे आस्था को पलटकर देखना चाहिए, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आस्था अभी भी अस्पताल के काफी ज्यादा अंदर है। आसमान और भी ज्यादा इरिटेट हो गया, सोचने लगा, ये लड़की क्या कोई भी काम में फास्ट नहीं है, इसके चक्कर में कहाँ फंस गया मैं, ये लड़की एक नंबर की आफत है। और अरमान एक बार फिर हॉस्पिटल के अंदर चला गया और इस बार उसने आस्था का बाजू कसकर पकड़ लिया था और कहने लगा, लगता है तुम्हें धीरे चलने की कुछ ज्यादा ही आदत है, अब चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और जल्दी ही उसे लगभग तेजी से चलते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा था। लेकिन आस्था जो कि बेड से अभी उठी थी, तो उसका सर घूम रहा था और अरमान के इतना जल्दी जल्दी लेकर चलने की वजह से उसका वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खोते जा रही थी। अचानक थोड़ा सा आगे आते ही उसे पूरी तरह से चक्कर आ गए थे और वो अरमान की बाहों में ही झूल गई थी। अरमान आस्था को इस तरह से आंखें बंद करता हुआ देखकर चौंक गया था और जल्दी से उसने उसे गोद में उठा लिया था। अब एक बार फिर से उसने डॉक्टर रश्मि को आवाज लगा दी थी। डॉक्टर रश्मि जो कि पहले से ही उन दोनों को देख रही थी, फटाफट से वहां आ गई और कहने लगी, क्या बात है अरमान, इतनी जल्दी ये बेहोश कैसे हो गई। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था का चेकअप करने लगी और उसने थोड़ा सा पानी आस्था को पिलाया था और उसे एक जगह बैठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी थी। तब अरमान रश्मि से सवाल करने लगा कि क्या हुआ इसे, अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तभी रश्मि अरमान के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझसे पूछ रहे हो उसे क्या हुआ है, क्या किसी बीमार इंसान को कोई इतनी तेजी से पकड़कर लेकर जाता है। हम और तुम उसे आराम से भी तो अपने साथ लेकर जा सकते हो। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, अरमान थोड़ा सा झेप सा गया था और फटाफट से कहने लगा, ठीक है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी पेंशन को ट्रीट करना चाहिए। अरमान जल्दी से रश्मि को वापस भेज देना चाहता था। अरमान इस तरह से बोलने पर रश्मि आस्था के बारे में सोचने लगी, ओ माय पुअर सिस्टर, तुम्हें भी क्या दुनिया के सभी मर्दों को छोड़कर शादी करने के लिए यही मिला था। कहीं ना कहीं रश्मि को मन में आस्था के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब क्योंकि अरमान समझ चुका था कि उसके इस तरह से खींचकर ले जाने के कारण आस्था बेहोश हो गई थी, तो फटाफट से उसने आस्था को गोद में उठा लिया था। अब जैसे ही उसने सबके सामने आस्था को गोद में उठाया, तो रश्मि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वहीं आस्था थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन अरमान और आस्था को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि कोई उन्हें इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से देख रही थी। वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि वीर रायचंद की थी, जिसने अपने आदमी को मारने के चक्कर में खुद को काफी ज्यादा हर्ट कर लिया था। इसीलिए जबरदस्ती उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा था। और जैसे ही उसने अपने हाथ पर पट्टी वगैरह कर ली, उसके बाद उसकी नजरें सीधा कहीं और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया पर गई थी। और वही वीर रायचंद की नजर जैसे ही अरमान सिंघानिया की खूबसूरत बीवी आस्था सिंघानिया पर पड़ी, तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल चुका था। और इतना ही नहीं, उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और सोचने लगा, क्या किस्मत है इस इंसान की, दुनिया भर की दौलत, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इसके, इतना ही नहीं सबसे खूबसूरत औरत भी इसके पास। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इससे उसकी सारी दौलत तो छीन लूंगा और इसकी खूबसूरत बीवी को भी छीन लूंगा। कहीं ना कहीं आस्था को देखते हुए वीर रायचंद कुछ अलग ही तरह के प्लान बनाने लगा था और गुस्से में एक बार फिर अपने घर के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर अरमान ने आस्था को बड़े ही आराम और सावधानी से पीछे वाले सीट पर बैठा दिया था।
और खुद उसके बराबर में आकर बैठ गया था और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर लेकर चले। आस्था, जो कि अब काफी हद तक ठीक थी, लेकिन खुद को काफी ज्यादा कमजोर सा महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो इस तरह से चेंजिंग रूम में कैसे अटक सकती है। अरमान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए सोच रही थी, क्या मुझे इस खड़ूस से पूछना चाहिए कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था? नहीं नहीं, अगर मैं इससे कुछ भी सवाल करूंगी तो पक्का ये मुझे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर ध्रुव जी से पूछ लूंगी, या आकाश भैया, सुमित भैया से पूछ सकती हूँ। एक बार फिर से अपने कान्हा जी को याद करने लगी थी। वही अरमान, जिसकी नजरें उस वक्त अपने सिर्फ फोन की स्क्रीन पर थी, जिस पर वो अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग चेक कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी मीटिंग्स का टाइमिंग रात के 2 बजे के बाद का रख लिया था। क्योंकि उससे पहले उसे कुछ स्पेशल लोगों से मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाना था। अरमान सिंघानिया ने अपना फार्म हाउस शहर से काफी दूर बिल्कुल सुनसान जगह पर बनवाया था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वहां पर अरमान सिंघानिया के अलावा केवल उसके दोस्त और भाई ही आ सकते थे। उसके अलावा किसी को भी उस अनजान जगह के बारे में दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं था। अरमान का इरादा आस्था को घर छोड़कर सीधा अपने फार्म हाउस के लिए जाने का था, तो इसीलिए उसने ड्राइवर को जल्दी से फास्ट गाड़ी चलाने के लिए कह दिया था। वही जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आस्था, जो कि बेख्याली से बैठी हुई थी, अचानक से उसका सर आगे वाली सीट पर लगा था और अरमान ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। तो फटाफट से उसने आस्था के कंधों को पकड़कर उसका सर उठाकर उसकी ओर देखा। आस्था अपना सर मसल रही थी जहां उसे चोट लगी थी। तब अरमान ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही अरमान ने सख्त आवाज में ये पूछा, आस्था उसे गुस्से से घूरती रह गई। कहीं ना कहीं अरमान की वजह से ही उसे चोट लगी थी, इसलिए उसने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया था। अब आस्था के कुछ ना बोलने पर अरमान और भी ज्यादा इरिटेट सा हो गया था और फिर वापस बोला, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा तुम ठीक हो? अभी भी आस्था चुप थी, क्योंकि उसका अरमान से बात करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अरमान उसके बारे में जिस तरह की राय रखता था वह आस्था को काफी ज्यादा बुरी लगती थी। तो इसीलिए वो अब अरमान से किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। लेकिन अब 2 बार पूछने पर भी आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान का चिढ़ चुका था, क्योंकि उसे इस तरह से किसी के नाज नखरे उठाने की आदत नहीं थी। इतना ही नहीं, उसके हुक्म पर सारे काम चुटकियों में हो जाया करते थे। इसीलिए वो सोच रहा था कि आस्था भी उसकी एक सर्वेंट है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अब जब आस्था ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, अचानक अरमान ने उसके बाजू को एक बार फिर कसकर पकड़ लिया था और उसे अपनी ओर खींच लिया था। आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और वह सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। कुछ पल के लिए अरमान आस्था की फ्रेग्रेंस में पूरी तरह से खोसा गया था। आस्था को उस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि अरमान ने जिस जगह से उसे पकड़ा था उस जगह से उसने तब भी पकड़ा था जब वो उसे अस्पताल से बाहर लेकर आ रहा था, तो पहले ही वहां आस्था को दर्द हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर उसके उस बाजू में फिर से जोरों से दर्द हुआ तो एक हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई थी। अब जैसे ही अरमान के ड्राइवर को पीछे से आस्था की हल्की सी चीख की आवाज आई, उसका दिल किया कि एक बार पीछे देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके बॉस के कार में फर्स्ट टाइम इस तरह से अकेली लड़की के साथ थे। हालांकि इस तरह की आवाज आने से कहीं ना कहीं उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी थी कि आखिरकार पीछे क्या हो रहा है, और जल्दी से उसने डिसाइड करके पीछे का व्यू मिरर में देखने की कोशिश की तो जल्दी ही उसे 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी थी। अब तो उस ड्राइवर का गला पूरी तरह से सूखने लगा था और अचानक से उस ड्राइवर ने रोड थोड़ा सा साइड करके गाड़ी रोक दी थी और कांपते हुए होठों से कहने लगा, मामा माफ कर दीजिए, सर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, सर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर जल्दी ही वो गाड़ी की चाबी उसी में छोड़कर वहां से भाग गया था। अब अरमान उस ड्राइवर को इस तरह से भागता हुआ देखकर एक सेक्रेटरी स्माइल करने लगा था। वहीं आस्था, जो कि दर्द में थी और अचानक से गाड़ी रुकने पर और साथ ही ड्राइवर के इस तरह से बोलने पर पूरी तरह से शाक्ट हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार इतनी जल्दी हुआ क्या और ड्राइवर बीच सड़क पर गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहा है। उस ड्राइवर को गए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे कि तभी अरमान के गार्ड्स वाली गाड़ी में से एक गार्ड्स वहां आया था और सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और बैठते ही कहने लगा, बॉस, उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और सीधा फार्म हाउस के लिए भेज दिया गया है। तब अरमान केवल एक तिरछा सा मुस्कुराया था, उसके बाद उसने किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था और जल्दी ही अरमान ने गाड़ी के पार्टीशन ऑन कर दिए थे और फिर आस्था की ओर देखने लगा था। वही आस्था तो अभी तक इसी कंफ्यूजन में थी कि अचानक से हुआ क्या। तभी आस्था सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या कहा कि उस ड्राइवर को फार्म हाउस भेज दिया गया है, और इतनी जल्दी इन लोगों ने इस ड्राइवर को पकड़ क्यों लिया।
आखिरकार ड्राइवर ने गलती क्या कर दी? कहीं ना कहीं आस्था अभी तक इस सोच में गुम थी। वही अरमान को अभी भी उस ड्राइवर का साइड मिरर में से आस्था को देखने की कोशिश करना याद आ रहा था, और अपने आप ही उसकी मुट्ठी आस्था के हाथों पर कसती जा रही थी। वो उस वक्त गुस्से में उस ड्राइवर को याद कर रहा था, लेकिन इस बीच वो आस्था को हट कर रहा था, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अब जब आस्था की दर्द हद के पार हो गई तो अचानक उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया था, और उसके आंसू जल्दी ही अरमान के सीने में गिरने लगे थे। आस्था के रोने की वजह से अरमान की शर्ट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, क्योंकि वाइट रंग की शर्ट पहनी थी, जिसकी वजह से आस्था के आंसुओं से उसके शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी। और जल्दी ही आस्था को अरमान का जिस्म एकदम लोहे के समान दिखाई देने लगा था। आस्था को रोते हुए देखकर जल्दी ही अरमान को एहसास हुआ कि उसने गुस्से से आस्था के बाजू को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ लिया है। तब जाकर उसने आस्था को एक पल में अपने आप से दूर कर दिया था और खुद ठीक से होकर बैठ गया था। और वही आस्था के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था, क्योंकि एक तो उसी हाथ में उसे नीडल लगी थी, क्योंकि वह अस्पताल में थी, और इस हाथ को अरमान ने काफी तेजी से पकड़ लिया था, तो जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। अब अरमान आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर सोच रहा था, क्या ये लड़की अपना रोना धोना बंद नहीं कर सकती है? क्योंकि किसी भी पल सिंघानिया मेंशन पहुंचने वाले थे, तो वह नहीं चाहता था कि दादाजी या उसके दोस्त या भाई ये देखे कि आस्था रो रही है, या फिर उसने आस्था को हट किया है, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस लड़की ने अपने फरेब के जाल में उसके दादाजी को और उसके भाई जैसे दोस्तों को फंसा लिया है। तो इसीलिए अब वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, बंद करो अपना रोना धोना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये बेकार की नौटंकी मेरे सामने मत किया करो। याद रखना, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम अपना ये रोना धोना बेकार में वेस्ट कर रही हो। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन अब वो सुबकने लगी थी। तब अरमान आगे बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, समझी तुम? तब आस्था ने केवल एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। उसके अलावा उसने अरमान को फिर से कोई जवाब नहीं दिया था। कहीं ना कहीं अरमान ये नोटिस कर रहा था कि आस्था उसकी और देखने में उसके साथ बोलने से कतरा रही है, या फिर शायद वो उसे इग्नोर कर रही है। तब अरमान मन ही मन में सोच रहा था, इस आफत इतनी हिम्मत की अरमान सिंघानिया को इग्नोर करें, आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। लेकिन इससे पहले कि अरमान एक बार फिर आस्था को डांटने की कोशिश करता, तभी ड्राइवर की आवाज आई, बॉस मेंशन आ गया है। अब जैसे ही ड्राइवर ने ये कहा, अरमान तुरंत गाड़ी से बाहर उतर गया था, और तब तक एक नौकर ने आकर आस्था के साइड से भी दरवाजा खोल दिया था। तब अरमान तुरंत आस्था के बराबर में आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, तुम्हारे आंसू अभी भी दिखाई दे रहे हैं, याद रखना तुम्हारा एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे कदम रखता हुआ सीधा मेंशन के अंदर चला गया था। वही आस्था को अरमान की फिर से वही सारी बातें सुनकर उसे रोना आ गया था, और वो सोचने लगी, क्या भगवान जी, हाँ हम मानते हैं कि हमने आज परिक्रमा पूरी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमें उसकी इतनी बड़ी और भयंकर सजा दे। आखिरकार हमारा कसूर क्या है भगवान जी, हमने किया क्या है? आस्था ऊपर की ओर देखकर खुद से बातें करने लगी थी। वही अरमान जो कि मेंशन में एंट्री ही करने वाला था, अचानक रुका, और जैसी उसने पीछे मुड़कर आस्था की ओर देखा, जो कि ऊपर आसमान की ओर देखकर बातें कर रही थी, उसने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि यह आफत ने एक बार फिर से मेरी शिकायतों का पिटारा अपने भगवान के सामने खोलकर बैठ गई है। अरमान जल्दी से दरवाजे से वापस आया और सीधा आस्था के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी शिकायतें, अब अगर तुम्हारी शिकायत और तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका हो तो क्या अब हम अंदर चले सकते हैं? तब आस्था सोचने लगी, लगता है कान्हा जी ने इन्हें मन पढ़ने की भी पावर दे रखी है। क्या कान्हा जी है ये तो आपको मानते भी नहीं है, फिर भी आप इन्हीं की साइड रहते हैं। आखिर आपको हो क्या गया है? और आप तो जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप इनसे हमें बचाते नहीं है। अब आस्था को एक बार फिर ये सब सोचते हुए देखकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था, और आगे बढ़कर एक बार फिर उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था। अब आस्था की आंखें फिर से हैरत में फैल गई, और वह जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बार बार हमें छोटे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं? हमारे कान्हा जी ने हमें 2 पैर दिए हैं, हम उनसे चल सकते हैं, समझे आप हमें अभी नीचे उतारिए, ऐसा कहकर आस्था अरमान से आर्ग्यूमेंट करने लगी। लेकिन अरमान उसकी बातों से और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था, और फिर बोलने लगा था, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान जी ने 2 पैर दिए हैं तो तुम उनका इस्तेमाल करती क्यों नहीं हो? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेंशन आ चुका है? तो तुम्हें अंदर आना चाहिए।
ना कि यहाँ पर खड़े होकर अपने भगवान जी से बातें करनी चाहिए। समझी तुम, अब चुपचाप से चलो मेरे साथ, गोद में ही रहो। ऐसा कहकर अरमान ने आस्था को कसकर पकड़े रखा था और उसे लेकर जाने लगा था, लेकिन आस्था अब अरमान के साथ इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहती थी, तो इसीलिए उसने 2 से 3 मुक्के उसकी मस्कुलर चेस्ट पर मारना शुरू कर दिया था और उसे नीचे उतारने के लिए उससे फाइट करने लगी थी। आस्था और अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त 4 लोग बड़े ही शौक से उन दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वो लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश, सुमित, आहन और ध्रुव थे, जो कि इस वक्त बलकानी में थे और वो चारों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र आस्था और अरमान पर पड़ी तो चारों हैरानी से उनकी नोकझोंक देखने लगे थे। और तभी सुमित कहने लगा, लगता है आपने डेविल किंग का काम तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब अपना डेविल किंग कभी किसी की जान ले पाएगा, क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ इंसान कभी किसी की जान नहीं ले सकता है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, तीनों के तीनों हैरानी से सुमित की ओर देखने लगे थे। ये उनके लिए दूसरा सदमा था, क्योंकि सुमित ने आज तक उनसे इस तरह की बातें कभी नहीं की थी। क्योंकि सुमित हमेशा से ही एक सपाट चेहरा लिए रहा करता था, लेकिन आज इस तरह से सुमित के बोलने पर बाकी तीनों है मुंह खोले हैरानी से उसके ओर देख रहे थे। सुमित ने जो कि बेख्याली से ये सारी बातें बोल गया था, अचानक से जब उसे अपने ऊपर गहरी नजरें महसूस हुई तो और उसने उन तीनों की ओर देखा और फटाफट से अपनी टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगा, मेरा मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे डेविल किंग को अब आस्था से प्यार हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई क्राइम कर पाएगा। तभी ध्रुव आंखों के इशारों में सुमित की ओर देखकर कहने लगा, अच्छा सुमित भैया, आप तो प्यार के बारे में फिलॉसफी ऐसे झाड़ रहे हो जैसे कि आपने प्यार में पीएचडी कर रखी हो। बताइए ना, कौन थी वो? क्योंकि इतना तो हमें आपकी बातें सुनकर समझ में आ गया है कि प्यार ने आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर दी होगी। अब ध्रुव के ऐसा कहने पर सुमित कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और अचानक से एक अनजाना सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। लेकिन अगले ही पल वह अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ बोला, बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, और मैंने जो देखा सिर्फ वही बोला है। ऐसा कहकर वो ध्रुव के गाल थप्पड़ लगाने लगा था। तभी ध्रुव ने कहा, सुमित भैया, आई एम सो सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर आहान और ध्रुव वहां से चले गए थे और जाते हुए कहने लगे, आस्था भाभी आ गई, हम जाकर उनसे मिल लेते हैं, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तब तक आप दोनों आगे का प्लानिंग रेडी कर लीजिए। तब आकाश चिढ़ के कहने लगा, इन दोनों को तो बस काम से बचने का कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। तब सुमित बोला, यार अब तुम इन दोनों के छोड़ो, इनमें बचपना है अभी भी, और हाँ, मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से पता कर ली है। आज रात को ही पानी के जहाज के द्वारा ही वीर रायचंद का ड्रग्स इंपोर्ट होकर आ रहा है और हमें हर हाल में उसे ड्रग्स समेत उसके आदमियों को उस पानी समुद्र में ही उनकी समाधि दे देनी है। ऐसा कहकर सुमित बड़ा ही खुखार लग रहा था, एकदम से वह एक डेविल रूप में लग रहा था। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, हम वह ड्रग्स कभी भी नौजवानों तक पहुंचने नहीं देंगे। दोनों कुछ सोचते वह अपना कल रात का प्लान तैयार करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था के अरमान की चेस्ट पर मारे जाने से भी अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा था और जल्दी ही उसने आस्था को मेंशन के दरवाजे के ठीक सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया था और कहने लगा, अब चुपचाप करके अंदर चलो, और खबरदार, जो तुमने एक बार फिर अपने भगवान से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर जल्दी ही अरमान वहां से अंदर चला गया था और जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि दादाजी हॉल में ही बैठे हुए थे और बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। अब अरमान जैसे ही अंदर गया, दादाजी ने तुरंत उसके पास आए, पूछने लगे, अरमान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? वो चारों नालायक तो कब के आगे और कब से मैं उन चारों से तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, आखिरकार कहाँ रह गए थे तुम दोनों? और आस्था बेटी, तभी दादाजी की नजर आस्था पर गई, जो कि आस्था धीरे धीरे सर झुकाकर अंदर आ गई थी। तब दादाजी ने आस्था को देखते हुए कहा, आस्था बेटी, तुम ठीक हो ना बेटा? तब अरमान कहने लगा, दादाजी आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपनी बीवी को शहर घुमाने लेकर गया था, बस जस्ट घुमाकर ही लेकर आ रहा हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज आप मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको जो सवाल करने हैं आप अपनी बहू से कीजिए। ऐसा कहकर अरमान तिरछी मुस्कुराहट से आस्था की ओर देखता हुआ जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। अब तो जैसे ही दादाजी ने ये सुना कि अरमान ने ये कहा कि वह अपनी बीवी को घुमाने लेकर गया था, तो उनकी तो हैरानी बढ़ गई थी। वही आस्था भी शॉक्ड से अरमान की ओर देख रही थी और सोच रही थी, हे भगवान, ये कितना झूठा आदमी है, कितना झूठ बोलते हैं। क्या कोई बुजुर्ग इंसान से इतना झूठ बोलता होगा? कभी नहीं। कहीं ना कहीं आस्था एक बार फिर अपने कान्हा जी से बातें करने में बिजी हो गई थी।
तभी दादाजी की आवाज़ से उसका ध्यान भटका और दादाजी बोल रहे थे, बेटी वाकई, क्या अरमान तुम्हें कहीं घुमाने लेकर गया था? क्या वो जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है? तब आस्था एक थोड़ा सी जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने फेस पर लाते हुए बोली, जी दादाजी, वो जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो हमें शहर में घुमाने लेकर गए थे और आपको पता है उन्होंने आज हमें हमारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाई। ऐसा कहकर आस्था ने भी दादाजी का दिल रखने के लिए अब एक और झूठ बोल दिया था, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी दादाजी आस्था के करीब आए, उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी आप जानती हो आप में सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप भले ही अपनी जुबान से झूठ बोले, लेकिन जो ये आपकी आंखें हैं ना, ये सब कुछ सच बता देती है। इतनी सच्चाई है आपकी आंखों में। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तो आस्था हैरान हो गई और सोचने लगी कि पोता तो पोता, दादाजी भी यहाँ मन पढ़ लेते हैं। क्या इन लोगों के पास किसी तरह की कोई शक्ति है? कहीं ना कहीं आस्था अभी ये सारी फिजूल बातें ही सोच रही थी। तभी एक सर्वेंट वहां आया और आस्था की ओर देखते हुए कहने लगा, वह मैडम, अरमान सर आपको कमरे में बुला रहे हैं। अब जैसे ही सर्वेंट ने ये कहा, आस्था थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी कि अब हमने क्या कर दिया। हमने थोड़े ने दादाजी को कुछ सच बताया है। दादाजी तो खुद ब खुद ही अनुमान लगा रहे हैं, और जो भी लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं। और उन्हें कैसे पता चला कि दादाजी को उनका झूठ पता चल गया है? जरूर अरमान अगर उसे बुला रहा है तो जरूर किसी ना किसी चीज की वह से सजा देगा। लेकिन आस्था काफी ज्यादा डर गई थी, तो इसीलिए वह अरमान के पास उसके कमरे में नहीं जाना चाहते थी। तभी दादाजी आस्था को इस तरह से डरते हुए देखकर उसके पास आए और बोले, बेटा जाओ, अरमान में बुला रहा है ना, और भी तुमने अभी तो बोला था अरमान ने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई है, तो जाओ जाओ अब जाकर अरमान को थैंक यू बोल कर आओ। दादाजी आस्था की बातों का मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि दादाजी चाहते थे कि आस्था अब बिल्कुल भी अरमान की कोई भी बदतमीजी या बर्दाश्त ना करें, और जो कुछ भी बात है वह सीधा सीधा दादाजी से बताएं, ताकि दादाजी अरमान की अच्छी खासी क्लास लगा सके। लेकिन आस्था तो खुद ही अरमान को बचाने में लगी हुई थी और झूठ पर झूठ बोल रही थी। अब आस्था दादाजी को क्या बताती कि अगर वह झूठ नहीं बोलती तो अरमान उसी की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को कत्ल कर देता। फिलहाल आस्था झूठी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए जल्दी ही कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। वह आस्था जैसे ही कुछ दूरी पर थी अरमान के कमरे से, फिर वो रुक गई। अचानक आहान और ध्रुव आस्था से मिलने ही आ रहे थे। उन्हें देखकर आस्था तुरंत रुक गई थी और कहने लगी, ध्रुव जी, आहान जी, आप लोग कहाँ थे, और आप लोग हमारे साथ अस्पताल में क्यों नहीं रुके? अब जैसे ही आस्था उन दोनों को देखते ही शिकायतें करना शुरू की दी, दोनों मुस्कुराते हुए कहने लगे, भाभी भैया तो थे ना आपके साथ, तो हम क्या करते वहां रुककर? और फिलहाल ये बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है? आपको पता है जब आप आज मॉल में बेहोश हो गई थी भैया कितना ज्यादा डर गए थे। तब आस्था मन ही मन में बोली, खाक डरे होंगे, उल्टा खुशी बना रहे होंगे कि आज आस्था नाम की मुसीबत उनकी जिंदगी से दूर चली गई। लेकिन फिलहाल ये बात हम आहान को ध्रुव जी को नहीं बोल सकते। तभी आहान ने आस्था को चुप देखकर कहने लगा, अच्छा भाभी, मुझे लगता है कि आपको अभी भी वीकनेस फील कर रही है। मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए और हम बाद में आपसे सुबह मिलेंगे। वैसे भी मैं भी आज मेंशन में नहीं रुकूंगा, मैं आकाश भैया के साथ जा रहा हूँ, हम आज रात वहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर आहान और ध्रुव आस्था को बाय बोलकर वहां से चले गए थे और आस्था हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रही थी। वह सोच रही थी, कभी कभी तो ये लड़के भी मुझे समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है कि मिस्टर खडूस सिंघानिया ने अपने आसपास भी अपने जैसे ही लोग पाल रखे हैं। ज्यादा ना सोचते हुए आस्था अब अपने दिल पर पत्थर रख के जल्दी ही अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। अरमान ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर तुरंत महसूस कर लिया था कि जरूर आस्था ही दरवाजे पर होगी। उसने जल्दी से अंदर से कहा, कम इन। आस्था मुंह बनाते हुए जल्दी ही अंदर गई। उसने देखा अरमान अपने हाथ में सिंगार लिए बैठा हुआ था और ऊपर से लेकर नीचे तक वह आस्था को ही घूर रहा था। एक पल को आस्था अरमान को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अरमान उसे घूरता हुआ बड़ा ही डेंजरस और खतरनाक सा लग रहा था। आस्था मन ही मन में सोच रही थी कि हमने तो कोई गलती भी नहीं की है, अब तक इनकी सारी बातें मानते हुए आ रही हूँ, तो फिर ये हमें ऐसा क्यों घूर रहे हैं? तभी अरमान ने कहा, क्या वही खड़ी रहोगी? जाओ जाकर चेंज कर लो, और तुम्हारी दवाई उस टेबल पर रखी हुई है, दवाई खाओ और सो जाओ। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही लंबे लंबे कदम भरता हुआ उसके साइड से क्रॉस करता हुआ बाहर निकल गया। एक पल को आस्था अरमान के इस तरह की हरकत करते हुए देखकर कशमकश पड़ गई और सोचने लगी, ये इन्हें हुआ क्या है? ये इंसान इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है? एक पल में कुछ और लगता है, दूसरे पल में कुछ और लगता है। एक पल में हमारी केयर भी करता है और दूसरे पल में हमारी बेइज्जती। आखिर क्या है ये इंसान? हम इन्हें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था का गला भर आया था, क्योंकि आज उसे अपनी नानी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी।
क्योंकि जब भी वह बीमार हुआ करती थी उसके नानी माँ हमेशा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, लेकिन आज उसके बीमार होने पर उसका अपना कोई पास नहीं था, तो उसे ये खालीपन एहसास महसूस हो रहा था। वेल फिलहाल जल्दी ही अपनी सोच को झटक कर उसने भी कपड़े उठा लिए थे और बाथरूम में वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए चली गई थी। वही अरमान सिंघानिया सीधा अपने फार्म हाउस की ओर निकल चुका था, क्योंकि उस वक्त उसके फार्म हाउस पर उसके कुछ खास मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। वह मेहमान कोई और नहीं बल्कि प्रियंका, उसका बॉयफ्रेंड, और साथ ही साथ वो फीमेल सेल्स स्टाफ थी जो कि उस मॉल की थी जिसे आस्था को चेंजिंग रूम में बंद किया था। अरमान के सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकलते ही अचानक से 3 गाड़ियां उसका पीछा करने लगी थी। उनमें से एक गाड़ी में ध्रुव और आहान थे, और दूसरी गाड़ी में सुमित और आकाश, और तीसरी गाड़ी में अरमान के बॉडीगार्ड थे। उस वक्त पूरी 4 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद गुस्से से तिलमिला मिलाकर बैठा हुआ था और अपने आदमियों को डांट रहा था। और वो उन सब से बोला, आखिरकार तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? कैसे कैसे वो प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड अरमान सिंघानिया के हाथों में कैसे लग गए? बोलो, जवाब दो मुझे। ऐसा कहकर एक एक करके वह अपने सभी आदमियों से जवाब मांग रहा था और गुस्से से उन्हें घूर रहा था। उसके सभी आदमी थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बॉस पर पूरा यकीन था कि वह कितना ज्यादा खतरनाक है और उन सब का क्या हाल कर सकता है। तभी रंजीत वहां एंट्री हुई और वो थोड़ा सा पोलाइट तरीके से बोला, बॉस इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं अरमान सिंघानिया के सिक्योरिटी गार्ड्स कितने ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने आसानी से प्रियंका का पता लगा लिया होगा और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वह चले गए। लेकिन हम सब अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार वह लोग उन्हें लेकर कहाँ गए हैं। हालांकि मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं, इस काम पर आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ ना कुछ क्लूज जरूर मिलेगा। तभी वीर राजचंद गुस्से से रंजीत को घूरने लगा और उससे कहने लगा, रंजीत मुझे हर हाल में अरमान सिंघानिया की कमजोरी चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि अरमान सिंघानिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत है। अपनी इज्जत के लिए वह कुछ भी कर सकता है। और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, ठीक उसी दिन मैंने उसकी होने वाली बीवी को शादी के मंडप से भगा दिया था। मुझे लगा कि उसकी इज्जत इससे चली जाएगी और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, और इस बात का हम फायदा उठाएंगे और हमारी कंपनी नंबर 1 पर हो जाएगी। लेकिन दूसरी लड़की कहाँ से आ गई है? एक नई लड़की कैसे मिल गई उसे? कैसे बची उसकी इज्जत? और तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? अरमान सिंघानिया की शादी हुए 1 हफ्ता पूरा होने वाला है। और तुमने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? और मैं केवल 3 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड गया था, उसके बाद मैं वापस आ गया था ना। तुम्हें मुझे उस बारे में बताना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि जब मैं विदेश से लौटूंगा तो मुझे ये गुड न्यूज़ भी मिलेगी कि अरमान सिंघानिया की दुल्हन मंडप से भागने के कारण उसकी जिंदगी रातों रात तबाह हो गई है और उसके शेयर्स पूरी तरह से मार्केट में गिर गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। इन फैक्ट उसकी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से हुई है। उस लड़की की खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है मानो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब रंजीत सोचने लगा, स्विट्जरलैंड भी तो आप लड़कियों के साथ मजे लेने के लिए ही गए थे, तो क्या वहां पर भी आपको खूबसूरत लड़कियां नहीं मिली? वहां तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी वो। लेकिन फिलहाल ये बात रंजीत मन ही में ही बोल सकता था। और फिर वो कहने लगा था, बॉस हम सबने पूरी कोशिश की थी कि अरमान सिंघानिया की शादी रुक जाए। भले ही हम शादी में अनइनवाइटेड थे, लेकिन हमने अपने कुछ आदमियों को उस शादी में भेजा था। और यकीन मानिए दुल्हन वाकई में वहां से भाग गई थी। लेकिन समझ में नहीं आया कि अरमान सिंघानिया ने किसी और दूसरी लड़की को शादी के लिए तैयार कैसे कर लिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द उस लड़की की पूरी डिटेल्स आपके हाथों में होगी। ऐसा कहकर रंजीत जल्दी ही वहां से चला गया था और वीर गुस्से में एक तरफ बैठने चला गया था। वह सोचने लगा, अगर प्रियंका ने उसका नाम ले लिया तब ना जाने अरमान सिंघानिया उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा। फिलहाल तो वीर रायचंद को जो उसका 2 दिन बाद ड्रग्स कंटेनर आने वाला था, वह भी समुद्री रास्ते से उसकी तैयारी करनी थी, क्योंकि लड़कियों के कंटेनर के पकड़े जाने के बाद उसका काफी ज्यादा लॉस हुआ था, जिसे रिकवर करने के लिए उसने अब अपने ड्रग्स कंटेनर को समुद्री रास्ते से बुला लिया था। इतना ही नहीं, उसने अच्छी खासी मोटी रकम देने के बाद वहां की पुलिस को और साथ ही साथ जिस इलाके के उस एड्रेस में कंटेनर आने वाले थे उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, ताकि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि इस बार वह किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था और हर हाल में वह अपना कंटेनर चाहता था। वहीं दूसरी ओर फार्म हाउस में अरमान सीधा अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था और सबसे पहले उसने उस सेल्स गर्ल को अपने पास बुला लिया था, क्योंकि आज आस्था की जो मॉल में हालत थी उसे देखने के बाद वाकई उसे काफी ज्यादा डर लगा था।
और उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि आस्था उसके होशो हवास पर हावी हो रही है। लेकिन अरमान सिंघानिया किसी भी कीमत पर किसी भी लड़की को अपने होशो हवास पर हावी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फिलहाल अब उसके लिए जानना जरूरी था कि आस्था की जान लेने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई थी। अब वह सल्स गर्ल अरमान के ठीक सामने डरी हुई खड़ी थी। अरमान उसके सामने एक राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान खड़े हुए थे। वह चारों भी गुस्से से बिना किसी इमोशंस के उस सल्स गर्ल को देख रहे थे। तभी वो सल्स गर्ल्स जो कि उस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वहां पर अरमान केवल अंधेरे में बैठा था, जिसकी वजह से सल्स गर्ल अरमान को और बाकी चारों का चेहरा नहीं देख पा रही थी। सारी स्पॉट लाइट सल्स गर्ल के ऊपर ही पड़ रही थी, तो सल्स गर्ल चारों तरफ इधर उधर देख रही थी। तभी अरमान की आवाज वहां गूंजी और वह कहने लगा, सोचना भी मत। अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर भी बचकर नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। अब जैसे ही अरमान ने अपनी सख्त आवाज में ये कहा, उस सल्स गर्ल की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन सी दौड़ पड़ी थी और उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। अचानक से उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था और घुटनों के बल बैठकर जोरों से रोना शुरू कर दिया था। और रोते रोते कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो उस अनजान मैडम मलाइका ने पैसे दिए थे और कहा था कि अगर मैं उस लड़की को उस चेंजिंग रूम में बंद कर दूंगी तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा, उसकी जान नहीं जाएगी। बस वो केवल कुछ देर के लिए वह उसे सताना चाहती है। मेरे यकीन मानिए, मैं उस आस्था लड़की को जानती की तक नहीं थी। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाऊं। अब जैसे ही उस सल्स गर्ल ने रोते हुए सारी बातें कहीं, अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। तभी अरमान ने अचानक से अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई थी और अरमान के चुटकी बजाते ही एक पिंजरा टाइप जैसा मैं कुछ वहां आ गया था, जो सीधा उस लड़की के ऊपर जा गिरा था। अब तो वह सल्स गर्ल बुरी तरह से डर कांप उठी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा मानो कि वह कहीं कैद हो गई हो। और तभी अचानक से उस पिंजरे में से ऊपर ऊपर एक थैला सा था और जैसे ही अरमान ने एक बार और चुटकी बजाई, अचानक से उस थैले के अंदर से छोटी छोटी मधुमक्खियां निकलनी शुरू हो गई थी। अब तो सल्स गर्ल ने जोरों से चीखना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सारे जिस्म के हिस्सों पर उन मधुमक्खियां ने पर हमला कर दिया था और बुरी तरह से उसे काटना शुरू कर दिया था। इतना भयानक मंजर देखकर एक पल को ध्रुव और आहान का गला सूखने लगा था, लेकिन सुमित और आकाश केवल सपाट चेहरे के साथ उस ओर देख रहे थे। तभी अरमान की जोरदार आवाज वहां गूंजी, अरमान सिंघानिया की किसी भी चीज को कोई नुकसान पहुंचाने का या उसकी ओर देखने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये छोटी सी सजा दी गई है। अगली बार से तुमने अरमान सिंघानिया की वाइफ आस्था सिंघानिया के साथ किसी भी तरह की चालबाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत बद से बदतर की जाएगी। साथ ही साथ अरमान ने आहान से कहा, जाकर उस अनजान औरत उसका स्क्रैच बनवाओ जिसके कहने पर इसने आस्था को चेंजिंग रूम में बंद किया था। अब आहान, जो कि पहले से ही कांप रहा था, अरमान की बात सुनने के बाद वह अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करते हुए कहने लगा, आप फिक्र मत कीजिएगा भाई, मैं ये काम कर लूंगा। और जल्दी ही वह सल्स गर्ल, जो कि उस पिंजरे में बेहोश हो चुकी थी, अरमान के कुछ आदमियों ने उसे वहां से लेकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए चले गए थे। तभी अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए कहा, मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी करके आता हूँ। ऐसा कहकर अरमान वहां से चला गया था। तब आकाश और सुमित ने ध्रुव और आहान की ओर देखा और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुम लोगों ने ये सब पहली बार देखा है? तभी आहान और ध्रुव कहने लगे, हाँ, हम जानते हैं कि हम ये सब कितनी बार देख चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी देखते हैं ऐसा लगता है पहली बार देख रहे हैं। तभी आहान कहने लगा था, लेकिन ये सब बातों में एक बात मुझे अच्छी लगी, आज अरमान भाई ने आस्था भाभी के लिए स्टैंड लिया। मुझे लगता है कि जरूर भाई के दिल में आस्था भाभी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, तभी तो उन्होंने उस सल्स गर्ल को इतनी भयानक सजा दी है। तभी आकाश बड़े ही सपाट चेहरे से उनकी ओर देखते हुए कहने लगा, बात तब अच्छी होती जब अरमान ने आस्था को अपनी कोई चीज ना कहता। अरमान के लिए आस्था सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो अभी तक आस्था को ना तो प्यार करता है और ना उसे अपनी बीवी मानता है। अब जैसे ही आकाश ने सच्चाई से उन तीनों को रूबरू करवाया, तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। तभी अरमान वहां वापस आकर एक बार फिर किंग की तरह कुर्सी पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद दो और लोगों को वहां लाया गया था। वह दो लोग कोई और नहीं बल्कि प्रियंका और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड करण था, जिन्हें अरमान ने उस वक्त अगवा कर लिया था।
जिस वक्त से अरमान को ये पता चला था कि प्रियंका उसकी शादी से भाग गई थी और उसकी जगह आस्था से उसकी शादी हुई थी, वो इस बात के बारे में पता लगाना चाहता था कि आखिरकार आस्था उसकी जिंदगी में कैसे आई, क्योंकि उसने तो अपने लिए कम खूबसूरत लड़की को पसंद किया था, जिस लड़की खूबसूरती कुछ खास नहीं थी, क्योंकि अरमान को शुरू से ही खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी। और वो नफरत क्यों थी, इसके बारे में हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। अब प्रियंका का चेहरा, जो कि एक काले कपड़े से कवर किया हुआ था, अरमान ने जल्दी ही इशारों से उसके चेहरे पर से कपड़ा हटवा दिया था। अब प्रियंका को अपने सामने देखकर सुमित, आकाश, आहान और साथ ध्रुव भी मन में सोचने लगे, क्या वाकई में अरमान भाई ने अपने लिए इस लड़की को चुना था? क्योंकि प्रियंका दिखने में भले ही खास नहीं थी, लेकिन खूबसूरत तो वह भी थी। लेकिन आस्था के जितनी खूबसूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वह लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ प्रियंका से अरमान भाई की शादी नहीं हुई, क्योंकि अरमान के साथ आस्था भाभी ही अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था को पहले दिन से ही वो सब अपनी भाभी का दर्जा दे चुके थे। वो उस वक्त केवल मन ही में सोच सकते थे, लेकिन अरमान के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर से भी अब कपड़ा हटा दिया गया था। उन दोनों को भी केवल काले साए में बैठा हुआ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अरमान सिंघानिया की शक्ल उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रियंका घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कौन लेकर आया है हमें यहाँ पर? देखो कौन हो तुम लोग, हमें जाने दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका घबराते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे केवल कुछ काले साए के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अरमान की एक बार फिर डेंजरस आवाज वहां गूंजी थी, मैं तुम दोनों से सिर्फ कुछ सवाल करूंगा, अगर तुम लोगों ने उसका जवाब मुझे सही और सच में नहीं दिया तो तुम दोनों का आज दुनिया में आखिरी दिन होगा। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, प्रियंका का हैरानी के मारे मुंह खुला का खुला रह गया था और वो मन में सोचने लगी, क्या हमें केबीसी के क्विज के लिए अगवा किया गया है? लेकिन उसके लिए तो मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो क्या रिजल्ट अब आया है? प्रियंका को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि लास्ट ईयर जो उसने केबीसी में क्विज खेलने के लिए अप्लाई किया था, शायद ये वही लोग हैं जो उन्हें यहाँ इस तरह से किडनैप करके लाए हैं। तो प्रियंका उसी हिसाब से सोच रही थी और साथ ही साथ चारों तरफ इधर उधर देख भी रही थी कि आखिर कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या वो टीवी पर लाइव दिखाई जाएंगे? और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड करण की ओर देखते हुए कहने लगी, अंडस को देखो करण, मेरी जनरल नॉलेज कुछ खास नहीं है और जिन भाई साहब ने हमें किडनैप किया है वह हमसे शायद केबीसी वाले सवाल पूछना चाहते हैं, इसीलिए हमें किडनैप किया गया है, तो तुम सही से जवाब दे दोगे ना? प्रियंका ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा था। प्रियंका जिस इंसान को भाई साहब कह रही है वो अरमान सिंघानिया है। कुछ दिन पहले उसी की दुल्हन बीवी बनने वाली थी। कोई बताओ इस बेवकूफ लड़की को। प्रियंका के बॉयफ्रेंड का नाम करण था। तब करण प्रियंका की बात सुनकर डर गया और कहने लगा, तुम पागल वागल नहीं हो गई हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तुम मेरे जनरल नॉलेज की बात कर रही हो? देखो अगर तुम्हारी जनरल नॉलेज ठीक हो तभी तुम्हें इस क्विज के लिए हाँ कहना चाहिए था। अब पता नहीं सामने वाले भाई साहब हमसे क्या क्या सवाल करेंगे और हमें उसके सही से जवाब देने होंगे। तुम सुन रही हो ना? वो दोनों आपस में ही झगड़ा करने लगे थे। वहीं आकाश, सुमित और ध्रुव उन लोगों की इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे थे। अब अरमान भी उनकी बातें सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो गया था और वह सोचने लगा अंडस को कि ये लोग वाकई मासूम है या फिर मासूम होने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अरमान के कहर से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था, ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। तभी अरमान की आवाज़ वहां आई और वो कहने लगा, अंडस को अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस प्रियंका मल्होत्रा, तुम शादी से अपनी मर्जी से भाग कर गई थी या तुम्हें किसी ने भागने के लिए कहा था? और आस्था को शादी के मंडप में बिठाने वाली क्या आप थी? और कौन है आस्था? अब जैसे ही अरमान ने ये सवाल किया, प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। वो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी, आखिरकार आप है कौन और आप मेरी शादी के बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं आप अरमान सिंघानिया तो नहीं हैं? अब जैसे ही प्रियंका ने अपना थोड़ा सा अंदाजा लगाकर ये कहा, अचानक अरमान ने अपने दोनों हाथों से एक बार तालियां बजाया था और देखते ही देखते अरमान के गार्ड्स ने आकर प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब तो प्रियंका की हालत खराब होने लगी थी और वो बोली, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं, मैं ना ही जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया था और मैं करण से प्यार करती थी। लेकिन शादी के दिन जब मैं शादी के लिए तैयार हो गई
मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और वह फ़ोन वाला जो कोई था उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ये शादी बीच में छोड़कर नहीं आई तो वह मेरे बॉयफ्रेंड करण को मार डालेंगे। उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड करण को अगवा कर लिया था, इसलिए मजबूरन मुझे वो शादी छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था। और करण की जान बचाने के लिए मैं वह शादी छोड़कर भाग गई। और जैसे ही मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो मैंने देखा कि करण को वहां रस्सी से बांधा गया था। तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमें आसपास वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से शादी के मंडप में जा सकूं। और करण और मैं उसी दिन से हम दोनों छुप छुप कर रह रहे थे। और आस्था आस्था मेरी बुआ जी की बेटी है, वो गांव में पढ़ी लिखी है। जब एक दिन मैंने पापा से चोरी चुपके मुलाकात करने की कोशिश की तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आस्था को शादी के मंडप में बिठा दिया था, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो अरमान सिंघानिया हमारे पूरे परिवार को मार डालता। इसीलिए मेरे पापा ने आस्था के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए आस्था मना नहीं कर पाई और उसने वो शादी कर ली। अब जैसे ही एक प्रियंका ने डर के मारे सारी बातें बताई, अरमान हैरान हो गया था और अगले ही पल उसने सुमित को कुछ इशारा किया। तब सुमित ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर प्रियंका के सामने गया और बोला, जिस नंबर से तुम्हें फोन आया था उस नंबर की पूरी डिटेल्स दो। इस बीच तुम कहाँ कहाँ रही हो वह सब बताओ, लेकिन तुमने अरमान सिंघानिया की शादी से भागने की हिम्मत की है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर जल्दी ही सुमित ने कुछ गार्ड्स को इशारा कर दिया था और गार्ड्स ने जमकर करण की धुलाई करनी शुरू कर दी थी और प्रियंका खड़े खड़े चीखने लगी थी। लेकिन करण की अच्छी खासी धुलाई होने के बाद अरमान ने प्रियंका और करण को भी वहां से हॉस्पिटल की ओर रवाना कर दिया था। अब फिर अरमान कहने लगा, अंडस को पता लगाओ कि ये किसका नंबर है और किसने इस नंबर से फोन किया था। कौन चाहता था कि अरमान सिंघानिया की बेइज्जती हो। तभी आकाश कहने लगा, इसमें पता लगवाने वाली कौन सी बात है, तू तो जानता है ना तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वीर रायचंद, जरूर उसी ने ही ये सारी चाल चली होगी ताकि तुम बदनाम हो सको और तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और तेरी कंपनी के शेयर्स रात गिर जाए और उसकी कंपनी नंबर 1 पर आ जाए। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, अरमान का चेहरा वीर रायचंद का नाम सुनते ही एकदम सख्त हो गया था और उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसके बाद उसके शरीर की नसें इस तरह से दिखाई दे रही थी मानो कि उसके शरीर में नीले नीले रंग की अलग अलग नदियां सी बह रही हो। काफी सारी नसों के नीले रंग की इस वक्त दिखाई दे रही थी। अरमान का ओरा उस वक्त बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। एक पल को आहान और ध्रुव दोनों उसे देखकर डर गए थे, क्योंकि अरमान का रूप बेहद डरावना लग रहा था। तब जल्दी ही अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस को वीर रायचंद के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही वहां से निकल चुका था, क्योंकि आज रात 2 बजे के बाद उसे अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी करनी थी। अरमान अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यह मीटिंग अटेंड नहीं की तो वीर रायचंद इस मौके का फायदा पूरी तरह से उठा सकता है। लेकिन अरमान सिंघानिया ने ठान लिया था कि वह वीर रायचंद को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा और उसके हाथ कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं जाने देगा। डेविल किंग बनकर जहां अरमान वीर रायचंद के इलीगल धंधे खत्म कर रहा था, वही अरमान सिंघानिया बनकर वह वीर रायचंद के लीगल काम को लीगल धंधे को बंद कर रहा था। धीरे धीरे उसने पूरी तरह से वीर रायचंद को बर्बाद करना शुरू कर रखा था। लेकिन अरमान सिंघानिया को इस बात के बारे में दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वीर रायचंद तो केवल सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था। असली दुश्मन से सामना तो अभी अरमान सिंघानिया का होना बाकी था। वेल मीटिंग के लिए जल्दी से वो वापस से सिंघानिया मैंशन में जाने के लिए चुका था। वेल, ध्रुव ने आहान से कहा, अंडस को तू क्या सोच रहा है, क्या तुझे सिंघानिया मैंशन नहीं जाना है क्या? ऑलरेडी अरमान भाई वहां पर पहुंच चुके होंगे। आहान थोड़ा सा कांपते हुए बोला, अंडस को यार भाई का चेहरा देखा है, कितना खतरनाक लग रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं अभी वापस से मैंशन में जाऊं। एक काम कर, आकाश भाई से बोल आज रात वो मुझे अपने विला में सुला दे। जैसे ही आहान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा अंडस को, ध्रुव ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, अंडस को सिंघानिया मैंशन में रहने का तो सिर्फ तू बहाना करता है, वैसे तो सारा दिन आकाश भाई के विला में ही पड़ा रहता है। आहान बहाना बनाते हुए बोला, अंडस को तो इसमें मेरी क्या गलती है, वैसे भी तू भी तो ज्यादातर टाइम आकाश भाई के विला में रहता है ना, और वो विला है भी तो कितना प्यारा और खूबसूरत। एक काम करेंगे, आस्था भाभी को भी आकाश भाई का विला दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। तब आंखें फैलाकर ध्रुव कहने लगा, अंडस को इसके बारे सोचना भी मत। तुमने देखा नहीं अरमान भाई ने उस सल्स गर्ल से क्या हालत कर दी थी। अरमान भाई से जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने का, उसकी ओर देखने का हक किसी का नहीं है, वो हक सिर्फ अरमान भाई का है। अगर तुम्हें वाकई आग से खेलने का शौक है
तो तुम आस्था भाभी को आकाश भाई के विला में लेकर जा सकते हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये सब कहा, अंडस को आहान का गला सूखने लगा था और वो डरकर बड़बड़ाने लगा, अंडस को यार, मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, आस्था भाभी लेकर तुम भी मेरे साथ चलना। और वैसे भी भाई तो इतनी ज्यादा खड़ूस है और मैं नहीं चाहता कि आस्था जैसे प्यारी भाभी हमारे भाई को छोड़कर जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखें। जल्दी ही वो लोग भी आपस में बहस करते हुए अब वहां से आकाश के विला की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि ध्रुव और सुमित का विला वहां से पास में ही था, लेकिन आकाश के विला में वो चारों काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस किया करते थे। इसलिए ज्यादातर वो लोग आकाश के साथ ही रहा करते थे। अरमान के साथ एक विला में रहने में उन्हें थोड़ा सा डर भी लगा करता था, लेकिन दादाजी की वजह से वो सब वहां आ जाया करते थे। लेकिन अब तो आस्था भी वहां मौजूद थी तो उन्हें अब और वजह मिल गई थी वहां आने जाने की, वरना वो सिंघानिया मेंशन तो उन्हें भूत बंगला लगता था। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही वापस सिंघानिया मेंशन लौट कर आया तो उसने देखा कि घड़ी में अभी 1:30 बजे बज रही थे। इसका मतलब उसके पास अभी भी आधा घंटा था और उसने सोचा कि उस आधे घंटे में तब तक उसे थोड़ा सा फ्रेश न अप हो जाना चाहिए। उसके बाद उसे अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मीटिंग की सारी तैयारी देव ऑलरेडी करा ही चुका था, तो उसे बस केवल अब अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करनी थी। इसीलिए अरमान जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा उसने देखा कि पूरे के पूरे कमरे की लाइट्स ऑन थी। कमरे में इतनी ज्यादा लाइट से देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि अरमान को हमेशा अपने कमरे में धीमी लाइट देखना पसंद था। ज्यादा लाइट से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाया करता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आस्था पर पड़ी तो वो शॉक हो गया। आस्था जो कि दवाएं खाने के बाद इस पिंक सूट में ही सो गई थी, उसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान की निगाहें आस्था के ठीक बराबर में रखे हुए खाने पर गई, जो कि ढका हुआ रखा हुआ था। अरमान ये देखकर चौंक गया था, क्योंकि खाने को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि आस्था ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है। तभी अरमान तिरछा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अंडस को तुम्हें क्या लगा, तुम इस तरह से खाना पीना छोड़ दोगी तो अरमान सिंघानिया की कैद से आसानी से रिहा हो जाओगी? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेज आस्था। अरमान सिंघानिया तुम्हें किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सबसे पहले मैं इस बात के बारे में पता लगाऊंगा आखिरकार तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है। भले ही प्रियंका से तुम्हारे बारे में ज्यादा न्यूज ना मिली हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इतनी आसानी से तुम शादी के लिए नहीं मान सकती थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मुझे मिसिंग लग रहा है, लेकिन मैं सारा सच पता लगा कर रहूंगा। उसके बाद मिस आफत गर्ल, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अरमान सिंघानिया के कहर से बचती हो। अरमान आस्था की शक्ल को देखते हुए सब सोचे जा रहा था। वही आस्था जो कि उस वक्त गहरी नींद में थी, लगातार उसे अपने ऊपर किसी की गहरी तपिश महसूस हो रही थी, क्योंकि ये एक अजीब सा कॉमन सेंस था। जब भी किसी लड़कियों को कोई घूरता है उस लड़की पता चल ही जाता है। इनफैक्ट आस्था को भी अभी इस वक्त ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि उसने दवाई खाकर सोई थी तो वो गहरी नींद के नशे में थी, तो इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर देख नहीं पा रही थी। अरमान जल्दी ही एक नज़र आस्था की ओर देखता हुआ बाथरूम में घुस चुका था और नहा कर आने के बाद उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, एक लोअर, ऊपर से उसने हल्की टी शर्ट पहनी थी। उसके बाद उसने सोचा कि अब आस्था को उठाकर वह खाना खिलाए, क्योंकि अगर वो इस तरह से खाली पेट दवाई लेकर सो रही होगी तो इससे उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अरमान सिंघानिया उसे अभी किसी भी कीमत पर बीमार नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अभी तो कितने सारे ऐसे काम थे जो अरमान सिंघानिया आस्था से करवाना चाहता था। तभी अरमान ने एक बार हल्का सा अपना गला ठीक किया ताकि आस्था उसकी आवाज सुनकर उठकर बैठ जाए, लेकिन आस्था तो आस्था थी, वो तो उस वक्त घोड़े बेचकर सोई हुई थी। अरमान ने थोड़ा सा आगे जाकर आस्था के बिल्कुल ठीक बराबर में रखा हुआ गिलास नीचे गिरा दिया था। उसका शोर काफी तेज हुआ था, लेकिन आस्था की नींद अभी भी नहीं खुली। अब तो अरमान इरिटेट हो गया था और सोचने लगा, अंडस को लगता है कि उस दिन की तरह एक बार फिर मुझे इस लड़की को बंदूक चलाकर ही उठाना होगा। ये सोचते हुए अरमान ने एक बार फिर अपने हाथों में बंदूक थाम लिया था और एक पल को उसने अपनी बंदूक का निशाना आस्था के ऊपर पॉइंट कर दिया था। वहीं आस्था जो कि गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सी आंख खुली और उसने अपनी आंखों से सबसे पहले बंदूक दिखाई दी तो उसकी आंखें जो कि थोड़ी सी खुली हुई थी, बंदूक देखते ही तुरंत पूरी खुल गई थी। अरमान ने अभी तक बंदूक चलाई भी नहीं थी, लेकिन निशाना उसकी ओर कर रखा था। अब आस्था जल्दी से उठकर बैठ गई थी और उसने तुरंत तकिया अपने हाथ में लेकर अपने सामने की ओर रख लिया था।
और घबराकर कहने लगी, अंडस्कू ये आप क्या कर रहे हैं? कि आप हमारी जान लेना चाहते हैं? क्यों आप हमें मारना चाहते हैं? ऐसा कहकर आस्था तकिया के पीछे से ही अपना सर छुपाकर बोल रही थी। वही अरमान आस्था की इस तरह की हरकत देखकर मुस्कुराने लगा था और वो मन में बोला, अंडस्को चलो अच्छा है, ये पहले ही उठ गई और आज मुझे बंदूक नहीं चलानी पड़ी, वरना खाम खा दादाजी की नींद खराब हो जाती। तभी अरमान ने आस्था की देखते हुए और थोड़े सख्त शब्दों में बोला, ये खाना ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? तुमने ये खाना क्यों नहीं खाया? क्या साबित करना चाहती हो तुम खाना ना खाकर? अब अरमान ने जैसे ही थोड़ा सा तेज आवाज में ये पूछा, अंडस्को आस्था के होंठ डर से फड़फड़ाने लगे और वो बोली, अंडस्को मैं वो। एक बार फिर आस्था की मैं सुनकर अरमान इरिटेट होते हुए बोला, अब बकरी की तरह मैं करना बंद करो और ये बताओ, ये खाना क्यों नहीं खाया तुमने अभी? और इसी वक्त ये सारा खाना फिनिश करो। अगर तुमने खाना फिनिश नहीं किया तो मजबूरी में मुझे अपनी गोली तुम्हें खिलानी होगी। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने जल्दी से तकिया अपने सामने से फेंका। फटाफट से दौड़कर उसने थाली उठा ली थी और उसने जल्दी जल्दी से खाना शुरू किया। अरमान उसे चौंक कर से देख रहा था क्योंकि आस्था बेढंगी तरीके खाना खा रही थी, लेकिन आस्था जबरदस्ती मुंह में खाना ठूसे जा रही थी और अरमान की ओर देखे जा रही थी। इनफैक्ट वो तो उसकी बंदूक की ओर देखे जा रही थी। जल्दी खाना खाने के चक्कर में आस्था को गले में फंदा भी लग गया था, लेकिन वह फटाफट से खाना खत्म करना चाहती थी। अब क्योंकि आस्था ने एक साथ कितना सारा खाना मुंह में भर लिया था, जल्दी जल्दी से तो उसे मुंह चलाने में भी परेशानी होने लगी। तभी अरमान आगे आ गया था और फटाफट से टिश्यू पेपर उसकी ओर बढ़ाते हुए एक गिलास पानी का उसे दे दिया था। जल्दी ही आस्था ने अपने मुंह का खाना उस टिश्यू पेपर में निकाला था। ये देखकर अरमान ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया था। अरमान को तो वैसे ही साफ सफाई काफी ज्यादा पसंद थी और आस्था की इस तरह की हरकत उसे अंदर तक इरिटेट कर रही थी और वो सोचने लगा, अंडस्को इस आफत को क्या ढंग से खाना खाना भी नहीं आता है? तब वो थोड़ा सा तेज आवाज में उसकी और देखकर बोला, अंडस्को ये कितनी गंदगी तुमने फैला रखी है? हाँ, क्या तुमसे ढंग से खाना भी खाना नहीं आता है? तभी आस्था हिचकियां लेते हुए बड़बड़ाने लगी, अंडस्को अब इसमें हमारा क्या कसूर है? एक तो आप थानेदार की तरह बंदूक लेकर हमारे सर पर सवार हो गए और उसके बाद भी आप हमें ढंग से खाना खाने के लिए कह रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने पानी के घुट पीते हुए ये कहा, अंडस्को अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और सोचने लगा, अंडस्को इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, एक नंबर की आफत है। इस आफत जितना मैं इससे दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे इस लड़की के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, फटाफट ये खाने की थाली यहाँ से बाहर भिजवा देना, मैं अपने कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर वो अपना लैपटॉप उठाकर जैसे ही अरमान वहां से जाने लगा और वही आस्था जिसने अरमान की डांट सुनने के बाद ऑलरेडी सर झुका रखा था, वो भी अपनी थाली और कुछ खाना जो कि उससे वेस्ट हो गया था, उसने वह खाना टिश्यू पेपर में समेट कर रखा हुआ था, तो वह सब लेकर जैसी वह किचन की ओर जाने लगी, अचानक से वहां वो अरमान से टकरा गई क्योंकि अरमान अपना लैपटॉप देखते हुए जा रहा था और आस्था पानी और खाना लेते हुए जा रही थी। अब आस्था जैसे ही अरमान से टकराई, अरमान का जो लैपटॉप था उसके हाथ से छूट गया था और आस्था के हाथ में जो पानी ग्लास रखा हुआ था वो तुरंत उसके लैपटॉप पर गिर गया। अब तो अरमान की आंखों से अंगारे बरसने लगे थे क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो अभी ही होने वाली थी। अब अरमान का गुस्सा बढ़ गया और उसने एक बार फिर चिढ़कर आस्था की बाजू को जोरों पकड़ लिया, जिस बाजू में ऑलरेडी आस्था को पहले से ही दर्द था। हालांकि आस्था ने अभी तक चेक भी नहीं किया था कि उसके बाजू की क्या हालत है, लेकिन अब अरमान ने जैसे ही उसकी बाजू को वहीं से पकड़ा तब उसकी जोरों से चीख निकल गई थी। तो अरमान ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानती हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है, यू स्टूपिड सिली गर्ल। अब बताओ मैं अपनी मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा? जवाब दो मुझे, कैसे करूंगा? अब मैं अपनी मीटिंग कैसे करूंगा? हाँ, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती थी? क्या तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हारे इस दिमाग में क्या भूसा भरा रखा है? इतना सी भी तुम सेंस ऑफ ह्यूमर यूज नहीं कर सकती हो अपना? ऐसा कहकर अंडरस्कोर अरमान बड़े ही गुस्से से आस्था को देखने लगा था और आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए क्योंकि उसके साथ इतनी बदतमीजी आज तक किसी ने नहीं की। इनफैक्ट वह हमेशा से ही सबके सामने बिंदास रहती थी, शेर की तरह, लेकिन उसे तो खुद अब सवा शेर मिल गया था, तो इसीलिए आस्था को बड़ा ही रोना आ रहा था। आस्था के आंसू देखकर अरमान के दिल पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसने आस्था को तुरंत
बेड की पर धक्का दे दिया था और कहने लगा, अंडरस्को यू स्टूपिड गर्ल, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ऐसा बोलकर अंडरस्को अरमान अपने उस भींगे हुए लैपटॉप को लेकर जल्दी ही स्टडी रूम में जाने लगा था, क्योंकि उसकी मीटिंग्स की सारी डिटेल्स इस लैपटॉप में थी। और वैसे तो अरमान के पास कितने ही सारे अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप पड़े हुए थे, लेकिन मीटिंग्स की डिटेल्स उस लैपटॉप में होने का कारण अरमान को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि 2 बजे बजने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया था, केवल 4 से 5 मिनट ही बाकी थे। और 4 से 5 मिनट में कैसे अरमान पूरी फाइल्स को और पूरा डाटा वापस से दूसरे लैपटॉप में क्रिएट कर पाता। अरमान को इस वक्त आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी और इसी वक्त आस्था गला दबा दे, लेकिन फिलहाल वह स्टडी रूम में जाकर उसने फटाफट नया लैपटॉप ओपन किया और देव को फ़ोन घुमा दिया था, क्योंकि देव के पास ऑलरेडी सारा डाटा मौजूद था, तो उसे अब देव से एक बार फिर सारा डाटा वापस से अपने पास मंगवाना था। वही आस्था जो कि अरमान के इस तरह के बर्ताव करने पर काफ़ी हद तक दर्द में थी, ऊपर से उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा था। उसका हाथ उठ ही नहीं रहा था। पहले भी वह पेन किलर खाकर सो चुकी थी, लेकिन अब फिर से उसके हाथ में दर्द हो रहा था। आस्था ने जैसे तैसे वो बर्तन एक नौकर के हाथों से भिजवा दिए थे, क्योंकि पूरे के पूरे मेंशन में 24 घंटे नौकर काम पर रहते थे। रात के अलग अलग नौकर थे और दिन में अलग अलग नौकर थे, तो इसीलिए आस्था ने उस कमरे के साफ सफाई करवाने के बाद एक तरफ बैठ गई और सोचने लगी अंडरस्को कि अब क्या किया जाए। और साथ ही साथ अरमान का गुस्सा, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आस्था ने सोचा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अरमान जैसे आदमी के अंदर कभी भी बदलाव या सुधार ला पाएंगे। हमें दादाजी से ये बातें साफ साफ बोल देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो उस अड़ियल बदतमीज खडूस पोते को सुधारने का काम जो हमें दिया है, वो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वो हमें यहाँ से जल्द विदा कर दें, क्योंकि हम अब यहाँ और नहीं रह सकते हैं। अगर हम यहाँ और रहेंगे तो बेशक किसी ना किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। आस्था मन ही मन में सारी बातें सोच रही थी और उसने डिसीजन ले लिया था कि अगली सुबह होते ही वह दादाजी को सारी बातें साफ साफ कह देगी और यहाँ से जाने के बारे में बोलेगी। अब आस्था ये सब सोचते हुए जैसे ही बेड पर सोने के लिए जाने लगी, उसने सोचा कि वो बेड पर भी नहीं सोएगी, वह सोफे पर या काउच पर ही सो जाएगी। तो इसीलिए उसने तकिया जैसे ही उठाया, उसका हाथ बहुत जोरों से दर्द हुआ, क्योंकि अरमान के इतने कसकर हाथ पकड़ने की वजह से उसे तेज दर्द हुआ था। आस्था के हाथ की नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और इस दर्द की वजह उसने तकिया तक नहीं उठाया जा रहा था। आस्था ने सोचा कि उसे एक बार देखना चाहिए कि आखिरकार उसके हाथ में हुआ क्या है, क्योंकि आस्था को थोड़ी बहुत डॉक्टर के नॉलेज थी और जिस फील्ड में वह थी उस फील्ड में उसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी थी। लेकिन फिलहाल शादी के चक्कर में पड़ने के बाद तो जैसे उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। लेकिन अब ज़्यादा दर्द होने की वजह से आस्था को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिलहाल उसने अपना सूट उतारने के बारे में सोचा। जो पिंक कलर का सूट उसने पहन रखा था, उसकी स्लीव्स फुल थी, जिसकी वजह से वो ये देख नहीं पा रही थी कि उसके हाथ में कहाँ हट हुआ है, तो इसीलिए वो कुछ पहनने के लिए ढूंढने लगी थी और जल्दी ही उसकी निगाहें कहीं और नहीं बल्कि अरमान के एक ब्लू रंग की टी शर्ट पर गई, जो कि आधी बाजू की थी। आस्था ने बिना सोचे समझे उसे शर्ट को उठा लिया और उसे बाथरूम में जाकर पहन लिया। और शर्ट पहनने के बाद जैसी वो कमरे में आई, उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया था और अब तो आस्था की आंखें हैरत से फैल गई थी, क्योंकि आस्था के हाथ पर अरमान के उंगलियों के गहरे गहरे और एकदम लाल सुर्ख निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो के आस्था का खून वहीं रुक गया हो। अब जैसे ही आस्था ने ये देखा, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसका हाथ बड़ा ही अजीब सा दिख रहा था। उन निशानों को देखकर अब आस्था को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि अगर उसका ये रुका हुआ खून नसों में नहीं दौड़ा तो उसका हाथ खराब भी हो सकता था। आस्था ये रिस्क नहीं ले सकती थी। आस्था को इसमें थोड़ी सी नॉलेज थी कि अगर हाथ पर किसी तरह की कोई चोट लगे या अंदर दर्द हो तो वो बर्फ का सेक कर सकती है। इसीलिए आस्था ने एक नौकर को बुलाकर बर्फ मंगवाने के बारे में सोचा अंडरस्को, लेकिन जैसी दरवाजे के बाहर गई उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे में आस्था परेशान हो गई। वह सोचने लगी अंडरस्को क्या उसे ही नीचे किचन में जाकर बर्फ लेकर आना चाहिए। एक और बात भी उसके दिमाग में थी। वह सोचने लगी अंडरस्को कि अगर अरमान उसे रास्ते मिल गया तो ऊपर से उसने उसकी शर्ट पहन रखी थी। अब आस्था को समझ नहीं आया कि वह करें तो क्या करें। आस्था ने इस वक्त अरमान की शर्ट और नीचे उस पिंक सूट के साथ का ट्राउजर ही पहन रखा था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेकिन कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। आस्था को लगा अंडरस्को कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और शायद अब तक रात की ड्यूटी पर सर्वेंट्स सो गए हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत नींद आ गई होंगी। आखिरकार कौन पूरी रात जाग सकता है। वैसे भी रात के 2 बजे बज रहे थे
तो ये सोचते हुए आस्था धीरे धीरे अपने आप को एक दुपट्टे से अच्छे से कवर करने के बाद नीचे किचन की ओर जाने लगी। वही अरमान ने जब देर रात देव को फ़ोन किया, देव जो सो गया था और सोचने लगा अंडरस्को कि किसने मुझे इतनी रात को फ़ोन किया है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अरमान का नंबर देखने के बाद उसे के मुंह में जो आया था उसने मुंह के अंदर ही रोक लिया था और जल्दी से फ़ोन उठाकर कहने लगा अंडरस्को जी बॉस बताइए। तब अरमान ने बोला अंडरस्को एक काम करो, जापान और स्पेन वाले क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मेरे दूसरे लैपटॉप पर सेंड करो, मेरा पुराना लैपटॉप डैमेज हो गया है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा देव पूरी तरह से शॉक हो गया था और सोचने लगा अंडरस्को कि ये सब क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लैपटॉप और वह भी अरमान सर से डैमेज नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल मसला ये था कि देव ने उस प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई थी, उसने सारा डाटा ऑलरेडी अरमान को दे दिया था। क्योंकि अरमान से कभी भी आज तक कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही कभी ऐसे अरमान ने वापस से रिपीट किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगी थी। अब अरमान की बातें सुनने के बाद देव को सांप सूंघ गया था और वो उसको किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया। देव को इस तरह से चुप देखकर अरमान गुस्से से दहाड़ा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती है या तुम्हें अब कम सुनना शुरू हो गया है? मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट क्यों करनी पड़ रही है? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे अपनी बातें रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा की तरह अरमान ने अपने कड़क और खडूस आवाज में कहा। अंडरस्को तो देव डर गया और अटकते हुए बोला, अंडरस्को वो मैं। अब जैसे ही देव ने मैं करना शुरू किया, अब तो अरमान का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वह तो पहले ही आस्था की मैं से परेशान था। लेकिन अब देव को मैं करते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और वह कहने लगा, अंडरस्को देव बिहेव, ये क्या बदतमीजी है? ये किस तरह से तुम मैं कर रहे हो? या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ गया तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म? हाँ, ऐसा कहकर अरमान देव को से कड़वे शब्दों में डांटने लगा था। तभी देव ने जल्दी से अपना गला ठीक करते हुए बोला, अंडरस्को बॉस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट फाइल की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी सारी फाइल सेंड कर दी थी और उसके बाद मैंने उसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई, केवल कुछ हैंडराइटिंग फाइल्स ही पड़ी है, मैं वो सब आपके लैपटॉप में भेज चुका था। अरमान ने जैसे ही ये सुना फ़ोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अचानक से उसने अपना फ़ोन अपने कान पर से हटाकर जोरों से उसे पटक कर मार दिया था। अरमान को जब भी गुस्सा आता था, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा वो अपने फ़ोन पर उतारता था, इसीलिए स्टॉक में उसके पास कितने सारे फ़ोन पहले से अवेलेबल रहा करते थे। लेकिन जो फ़ोन उसने अभी तोड़ा था उसका नंबर 308 था। वेल, फ़ोन टूटने के पर देव जो के फ़ोन पर बात कर रहा था वो सिर्फ हेलो हेलो बोलता रह गया था। और जब कुछ देर तक अरमान की आवाज़ नहीं आई तो वह समझ चुका था कि जरूरी है 308वां मोबाइल भी अब टूट चुका है। वेल, अरमान का गुस्सा से सर फटने को तैयार था, इसीलिए अपना गुस्सा उतारने के लिए वो सीधा अपने कमरे में जाने लगा। क्योंकि ये सब कुछ आस्था की वजह से हुआ था, ना वो उससे टकराती, ना उसका लैपटॉप खराब होता और ना इस तरह से उसकी मीटिंग इस तरह से बर्बाद होती। तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए जल्दी ही वह आस्था के पास जाने लगा। वही आस्था जो चोरी छुपके जल्दी से किचन में बर्फ लेने के लिए जा रही थी। जल्दी वह किचन में पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उसने फ्रीजर में चेक किया कि बर्फ वहां पर अवेलेबल था या नहीं। आस्था ने जल्दी से काफी ज्यादा बर्फ इकट्ठा करके अपने एक दुपट्टे में जो कि वह साथ में लेकर आई थी उसमें लपेट लिया था। वहीं अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया और उसने बेड पर आस्था को नहीं देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी। कहीं ना कहीं उसका दिमाग जोरों से चलने लगा, क्योंकि वह ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वीर उसका दुश्मन है और वीर रायचंद डेविल किंग को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खुल्लम खुल्ला अरमान सिंघानिया उसका राइवल था, लेकिन वीर को ये नहीं पता था कि असल में उसका राइवल ही वह डेविल किंग है। अब अरमान को ये लग रहा था कि जरूर वीर ने आस्था को उसके खिलाफ प्लान किया है। इस तरह से अचानक प्रियंका का शादी से भागना और फिर आस्था का शादी के लिए हाँ कह देना, ये बात वह अभी तक हजम नहीं कर पा रहा था। हालांकि दादाजी ने उसे सारा सच बताने की कोशिश की थी, साथ ही साथ प्रियंका ने भी जो कुछ उसे पता था उसने बता दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन से आस्था को लेकर शक नहीं निकल रहा था। बार बार उसके दिमाग में आस्था का मासूम सा चेहरा आ रहा था और वह सोचने लगा अंडरस्को की जरूर वीर ने ही आस्था को उसके खिलाफ प्लान किया है, क्योंकि आस्था जिस तरह से गोल गोल बातें करती है, जिस तरह से मासूम बनने की एक्टिंग करती है, ये बात अरमान को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। और कहीं ना कहीं वह यही सोच रहा था कि वीर ने अरमान का ध्यान भटकाने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह आस्था से सारा सच उगलवा कर रहेगा।